नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 22 सितंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मानसून की आने की तारीख क्या होती है, मानसून की जाने की तारीख क्या होती है और मौसम विभाग ने मानसून को लेकर क्या कहा हाल ही दिनों में। फिर हम देखेंगे कि आर्थिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हम यहाँ पर आर्टिकल 100 जो अमेंडमेंट 103 हुआ है उसको देखने का प्रयास करेंगे और आर्टिकल 368 को देखेंगे कि किस तरह से जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं। और अभिव्यक्ति में आप सुशासन की ओर बढ़ते कदम, इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसे GS3 इंडियन इकोनॉमी, GS2 ए गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन से जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से जो भारत सरकार है वो सुशासन की तरफ कदम बढ़ा रही है। ई गवर्नेंस किस तरह से जो सुशासन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, करप्शन को कम कर सकता है। तो इस तरह से आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि जो हाल ही में जो कैबिनेट ने क्या फैसला लिया है सेमीकंडक्टर को लेकर और सौर ऊर्जा को लेकर क्या है नई योजना। फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसके सदस्य होते हैं और इसका क्या काम होता है। फिर हम देखेंगे कि तुर्की ने UNGA में कश्मीर की छेड़े तो भारत ने दिखाया आईना। तो देखेंगे कि भारत ने तुर्की को साइप्रस को लेकर क्या कहा और तुर्की ने भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा। फिर हम I2U2 को देखेंगे, फिर सतत विकास लक्ष्य को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण चीन सागर में को लेकर क्या है विवाद। यहाँ पर हम 9 डैश लाइन को देखेंगे। फिर नेपाल कि राष्ट्रपति ने नागरिकता बिल को मंजूरी देने से किया इनकार। तो देखेंगे कि क्यों उन्होंने इनकार किया है और क्यों क्या है ये जो नागरिकता बिल है। उसके बाद हम गिद्धों को देखेंगे कि गिद्धों की संख्या बढ़ाने को मशीन के जरिए निकाले जाएंगे चूजे। तो क्यों सरकार इस तरह के काम कर रही है, इसको हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंजर्वेशन से जोड़ेंगे। इसकी जो आयुसीन की जो रेड लिस्ट बुक है उसमें इसका स्टेटस देखेंगे। फिर हम जो जाते जाते कुछ छोटे से फैक्ट्स लेकिन जरूरी है उनको देखते चलेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेंगे। फिर हम जो समाज सुधारक थे श्रीनिवास उनके बारे में देखेंगे और जो 1965 में जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर था कहीं ना कहीं पाकिस्तान का, उसको देखेंगे कि वो क्या था। फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ देखेंगे। फिर हम साउथ चाइना सी को देखने का प्रयास करेंगे, 9 डैश लाइन क्या है और क्यों है इसको लेकर विवाद। फिर हम साउथ चाइना सी की मैप का अन्य मैप देखेंगे, ये साउथ चाइना सी का मैप है। फिर हम साइप्रस लेकेंगे जिसको भारत ने कहीं ना कहीं तुर्की को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। फिर हम साइप्रस के मैप को देखेंगे। फिर हम I2U2 को देखेंगे। फिर I2U2 के सदस्य, उसके नाम, उसके जो प्रमुख क्षेत्र उनको देखेंगे। उसके बाद हम जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, इसके सदस्य कितने हैं, इसके फाउंडिंग फादर्स कौन है। उसके बाद देखेंगे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम नेपाल के मैप का एनालिसिस करेंगे, नेपाल के मैप को देखेंगे। हम आर्टिकल 368 को देखेंगे। फिर संविधान की प्रमुख अनुच्छेद को देखेंगे। फिर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए इंडियन हिस्ट्री में उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो प्रोसेस ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वो क्या होती है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे मानसून रिट्रेट कब होता है, मानसून का आवागमन कब होता है। उसके बाद हम गिद्ध के बारे में देखेंगे कि गिद्ध की जो आयुसीन की रेड लिस्ट बुक में कैसी स्थिति है, फिर ये कहाँ पाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो आयुसीन की रेड लिस्ट बुक है उसमें किस तरह की जो रेड लिस्ट है उसमें किस तरह से जो जीवों को स्टेटस दिया जाता है। फिर उसके बाद हम एक अन्य मैप देखेंगे जिसमें कहीं ना कहीं एक फूड चेन को दिखाया हुआ है, एक और फूड वेब को दिखाया हुआ, और यहाँ पर गिद्ध को देखेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि जो रेपो रेट है वो क्या होती हैं। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करती हैं और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो आज चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मानसून की विदाई के साथ ही हो जाएगी सर्दी के हार। तो हम देख लेते हैं कि ये GS1 से संबंधित है, जियोग्राफी मानसून से जोड़कर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अक्टूबर की शुरुआत में तापमान के सामान्य
जबकि माह के मध्य से तापमान के नीचे रहने का पूर्वानुमान है। तो कहीं ना कहीं जब मानसून जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अक्टूबर नवंबर है उनमें सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो तापमान है वो गिरने लग जाएगा। तो हाल ही में जो मौसम विभाग के जो मुताबिक मंगलवार को जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी राजस्थान के कुछ हिस्से और गुजरात के कच्चे से मानसून ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो सामान्य जो तारीखें 17 और 18 सितंबर होती है, जब मानसून का रिट्रेट होना शुरू हो जाता है। इस तारीख के आसपास ये समस्त उत्तर भारत से विदा हो जाएगा और अभी हवा की दिशा उत्तरी पूर्वी चल रही है, जिससे में कहीं ना कहीं गर्माहट और नमी भी रहती है। लेकिन मानसून की विदाई के बाद ही हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाएगी और यह जम्मू कश्मीर की ओर से आएगी और इसके साथ पहाड़ों की ठंड भी कहीं ना कहीं जो भारत के जो हिस्से हैं जैसे दिल्ली एनसीआर में पहुंचने लगेगी। तो अब हम मानसून का मैप देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि जो मानसून है कब शुरू हो जाता है। तो 25-26 मई को कहीं ना कहीं जो अंडमान निकोबार है यहाँ से शुरू करता है धीरे 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 धीरे। तो मानसून है 15 जुलाई तक जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच जाता था, यानी लगभग जो 16-17 मई से शुरू करता है और कहीं ना कहीं जो 15 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। और कहीं ना कहीं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं इसको। अब देखते हैं जो मानसून का रिट्रेट होता है तो कब से आरंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल है 9 अक्टूबर से और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल डेट्स ऑफ विड्रॉल दिखाई हुई है 17 अक्टूबर। तो यहाँ पर 15-16 अक्टूबर दिखाई हुई है, जब से कहीं ना कहीं जो मानसून है वो लौटना प्रारंभ कर देता है। तभी कहीं ना कहीं जो उत्तर पूर्वी पवनें चल रही थी, तो आने वाले समय में कौन सी पवन चलेगी, तो उत्तर पश्चिमी पवनें चलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो ऊपर से हिमालय और तिब्बत वाले क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो ठंडी हवा है वो भारत की तरफ आना शुरू कर देगी, जिससे कहीं ना कहीं जो सर्दी है और जो उसका तापमान है वो गिरने लग जाएगा भारत का। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखनी चाहिए। आर्थिक आरक्षण से क्या मेरिट के हिस्से में कटौती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट। तो जीएस2 राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते। तो आरक्षण की 50% सीमा का मतलब है कि बाकी 50% ओपन कैटेगरी के लिए होगा। तो अगर उसमें से 10% आरक्षित कर दिया तो ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% हिस्सा बचेगा। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का मतलब है कि बाकी का 50% ओपन कैटेगरी के लिए मेरिट के आधार पर होगा। अगर उसमें से 10% आरक्षित कर दिया जाता है तो क्या मेरिट के हिस्से में कटौती नहीं होगी। और कोर्ट एक और सवाल था कि एससी एसटी और ओबीसी की क्रीमी लेयर जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है वह भी 50% की ओपन कैटेगरी में प्रतिस्पर्धी करती हैं। अगर उसमें से 10% सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाता है तो ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% हिस्सा बचेगा। ऐसे में किसका हिस्सा घटेगा। तो पीठ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध दलीलें दी गई कि इससे एससी एसटी और ओबीसी के लिए गरीबों को जाति के आधार पर बाहर रखा गया है। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की ओर से जो पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ पर किसी कानून को नहीं बल्कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और संविधान संशोधन की संवैधानिक प्राविधानों पर नहीं बल्कि संविधान के मूल ढांचे के आधार पर परखा जाएगा। और याचिकाकर्ता को साबित करना होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने मेहता से पूछा कि आर्थिक आरक्षण लागू करने का क्या प्रभाव है, राज्यों के आंकड़े होंगे। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आंकड़े पेश करना मुश्किल होगा। तो अब हम देखते कि जो संविधान संशोधन 103वां है वो क्या है। और कहीं ना कहीं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। एससी एसटी और ओबीसी को पहले ही 50% आरक्षण मिला हुआ है, उन्हें ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में शामिल करने से 50% की सीमा का हनन होगा। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के 50% आरक्षण से दिया गया है, इसलिए इसमें सीमा का उल्लंघन नहीं। तो ऐसा सॉलिसिटर तुषार मेहता का कहना। तब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को। तो पहले हम देख लेते कि संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो क्या है। तो अनुच्छेद 1 क्या होता है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 14 की बात की जिसमें विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। और 280
वित्त आयोग और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा राष्ट्रपति आपातकाल और अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन हेतु संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। अब हम प्रोसेस देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो आर्टिकल 368 के तहत की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं जो लोकसभा राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ऊपर होनी चाहिए, 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू पास द बिल। इन केस ऑफ टाई यानी बराबर होने की स्थिति में जो प्रेसिडेंट ऑफिसर कास्ट इज हर वोट, यानी जो प्रेसिडेंट है यानी जो अध्यक्ष है उस अपना वोट का इस्तेमाल करता है। और मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो कहीं ना कहीं जो बिल है वो दोनों से पास होना चाहिए। देन जो प्रेसिडेंट टू मतलब प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के बाद जो बिल है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कानून का रूप ले लेगा। तो द बिल बिकम एन अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंड्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एक्ट। तो फिर कहीं ना कहीं एक तरह से वो कानून की तरह लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिवन कंसेंट, तो कहीं ना कहीं 24th अमेंडमेंट 1971 के तहत कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति उनको एक तरह से बाउंड कर दिया गया है अपनी कंसेंट देने के लिए। आर्टिकल 368 को देखते हैं तो आर्टिकल 368(2), आर्टिकल 368(1) एंड 3 और आर्टिकल 368(4) एंड 5। तो आर्टिकल 368(2) तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है। तो टेल्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट बट वाज नॉट मेंशन वेदर इट इज सोर्स ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। फिर आर्टिकल 368(1) एंड 3 की बात की गई। हाउ यानी क्या है, तो इंसर्टेड बाय 24th अमेंडमेंट 1971। वाई, तो ओवर रूल गोलकनाथ केस, जब पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट इन सीरीन इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वाट क्या था, तो द एम्पावर्ड पार्लियामेंट दैट इट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू। फिर आर्टिकल 368(4) एंड 5 में जो बाय 42 यानी जो 42वां जो संशोधन था 1976 में किया गया था, ओवर रूल केशवानंद भारती केस 1973। द पार्लियामेंट कैन अमेंड पार्ट 3 बट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट वाट क्या था, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर इज बिहाइंड जुडिशियल रिव्यू इन प्रेजेंट तो डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय मिनर्वा मिल्स केस 1980 सिंस जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पहले तो ये देखना है कि जो मेन इसमें जो केशवानंद भारती केस की बात की गई, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान का मूल ढांचा उसमें उल्लंघन यानी उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं जो ये जो याचिका दायर की गई थी AWS को लेकर वो डाली गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें मूल संविधान है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से उल्लंघन हुआ है या उसमें संशोधन किया गया है। कि जो मिनर्वा मिल्स केस है उसमें कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यू होता है यानी जो न्यायिक समीक्षा होती है उससे कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना गया है। फिर गोलकनाथ केस को आप देखिएगा और आर्टिकल 368(2) जिसमें कहीं ना कहीं जो संविधान में इसकी बात की गई है कि किस तरह से जो संसद है वो किसी भी कानून को संशोधन कर सकती है। फिर हम देखते कि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, तो सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1951 में, जिसमें कहीं ना कहीं जो 9th शेड्यूल टू कीप सर्टेन लॉ बिहाइंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर उसके बाद तो 44वां, उससे पहले 42वां हुआ था जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कहीं ना कहीं जो संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कहीं ना कहीं सोशलिस्ट और सेक्युलर एडेड किए गए थे इन द प्रिएम्बल, और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी कहीं ना कहीं जो 51 क है वो जोड़ी गई थी इसी के थ्रू। फिर इसी के बाद कहीं ना कहीं जो 1978 44वां संशोधन आता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो राइट टू प्रॉपर्टी नॉक्ड ऑफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जो कानून का जो संपत्ति अधिकार था उससे कहीं ना कहीं एक तरह से कानूनी अधिकार कर दिया गया फंडामेंटल राइट से हटाकर। फिर कहीं ना कहीं जो इसके बाद 42-44 के बाद जो 7th वाला था वो क्या था, तो कहीं ना कहीं स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड बाय लैंग्वेज यूनियन टेरिटरीज इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद था 52वां 1985 में आया था, जिसमें कहीं ना कहीं डिफेक्शन बिकम इलीगल। 52वां संविधान संशोधन। 61वां संशोधन क्या था 1989 में, तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग एज थी उसको कहीं ना कहीं 18 से
21 से कहीं ना कहीं जो रिड्यूस टू 18 फ्रॉम 21 ईयर्स, कहीं ना कहीं जो 21 है उसे 18 कर दिया गया था। फिर जो 1992 यानी 1952 में जो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं ग्राम पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायत को लेकर, तो 3rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था। तो डायरेक्शन इलेक्शन फॉर पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर। फिर 86वां अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। फिर 2016 में किया गया था 101वां संशोधन, जिसमें कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस की गई थी जीएसटी। और जो हम जिसकी बात कर रहे थे जो 103 जो अमेंडमेंट है 2019 में किया गया था, इसमें क्या था कि जो 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट क्लास के लिए। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सेमीकंडक्टर निर्माण पर 50% वित्तीय मदद। तो GS3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग से जोड़कर देख सकते हैं। तो कैबिनेट ने प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। तो सरकार सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए अब सेमीकंडक्टर से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागत का 50% राशि वित्तीय सहायता के रूप में देगी। पहले ये सहायता 30 से 50% तक थी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। तो पहले हम कैबिनेट कमेटी को देखते हैं एक बार। तो कैबिनेट कमेटी जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट पे बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर, पार्लियामेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और कहीं ना कहीं जो अपॉइंटमेंट है उन सब पे बातें की जाती हैं। तो उसी को देखते हुए जो हाल ही में फैसला दिया गया है। तो अब देखते हैं जो विशेषता क्या होती है कैबिनेट कमेटी की। तो कहीं ना कहीं जो नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 2 टाइप्स की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग होती यानी जो परमानेंट, और एड हॉक यानी एक टेम्पररी होती है। और इसको कहीं ना कहीं जो सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर। और मेंबर्स कितने होते थे, तो 3 से 8 के बीच में होते हैं। मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो PM कैन टेक डिसीजन organizational device to reduce workload of cabinet include not only minister in charge of subject covered by them but also senior ministries as well as। तो ये हमने इसकी विशेषता देख ली क्या काम करती है। अब देखते हैं कि जो इसका फैसला है वो क्या है। तो कैबिनेट कमेटी के जो फैसले में मुताबिक कहीं ना कहीं जो सभी प्रौद्योगिकी नोट्स के लिए परियोजना लागत की 50% की वित्तीय सहायता दी जाएगी। डिस्प्ले फेब स्थापित करने की परियोजना पर भी लागत की 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। और कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर भी मुहर लगा दी गई। और लॉजिस्टिक नीति से विकास को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं हाल ही में जो वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट लगाने की घोषणा की है, जिससे कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स है उनको बनाने में भी मदद मिलेगी। और कैबिनेट कमेटी ने सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों का देश में ही निर्माण करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना की भी मंजूरी दे दी है। और सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में इस योजना से आत्मनिर्भर होकर भारत हर वर्ष 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का बचत करेगा। और 2020 में कोरोना महामारी और चीन के साथ रिश्ते खराब होने के बाद देश में सौर ऊर्जा के लिए जरूरी सोलर PV सेल्स के निर्माण को भी बढ़ावा देने पर विचार किया गया है। इस योजना का एक मुख्य मकसद देश में 65,000 मेगावाट क्षमता वाले सौर PC मॉडल का निर्माण करना। यह योजना सौर ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का एक पूरा ढांचा स्थापित करेगी। इसमें सीधे तौर पर 1.95 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि 7.880 लाख लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। और इसमें 94,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश की संभावना भी है। और इससे कहीं ना कहीं जो वैश्विक आपूर्ति सप्लाई में कहीं ना कहीं जो भारत है वो केंद्र में आ सकेगा और कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी हिस्सेदारी बढ़ सकेगी भारत की। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी ने क्या फैसले लिए हैं, किस तरह से जो सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की नीति है, ताकि जो भारत है उसमें कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाया जा सके, ताकि जो हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता है उसे कम किया जा सके। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किस तरह से सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।
फिर हम देखते हैं अगली खबर, त्योहारी सीजन में फिर कर्ज महंगा होने के आसार। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सर आरबीआई है वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो एमपीसी है, उसकी बैठक करती रहती है ताकि जो महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। तो इस बार त्योहारी सीजन में कर्ज महंगा होने की रफ्तार और बढ़ सकती है। मौद्रिक नीति समिति एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगी। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की बैठक 28 से 30 सितंबर तक चलेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो त्योहार सीजन में जो कर्ज है उससे क्या होगा कि जो होम लोन है, ऑटो लोन है और दूसरे बैंकिंग कर्जों की जो दर है वो बढ़ जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो महंगा होने लग जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं फिर महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि डिमांड, अगर महंगाई बढ़ने से सीधा मतलब कर्ज महंगा होने से जो लोग है कहीं ना कहीं जो डिमांड है कर्ज की वो कम करेंगी, और जब कम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है इकोनॉमी उसमें लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होने से जो डिमांड है वो कम होगी, तो डिमांड कम होने से महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पर रेपो रेट बात की गई, जिसमें एक आरबीआई है और एक कोई कमर्शियल बैंक है। जो आरबीआई इशू लोन चेक टू कमर्शियली बैंक, और जो कमर्शियली बैंक क्या देती है, तो कमर्शियली बैंक प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ एन एग्रीमेंट टू रिपर्चेस एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्राइस पे द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियली बैंक बाय बोइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट और रिपर्चेस रेट। इस तरह से हमें देखना है कि जो रेपो रेट है वो क्या होती है, इसमें कहने के जो आरबीआई है वो कमर्शियली बैंक को क्या देती है, शॉर्ट पीरियड के लिए एक लोन देती है, और जो कमर्शियली बैंक है वो आरबीआई को क्या देती है, तो एक तरह से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करती है एक तरह से एग्रीमेंट के थ्रू, यानी एक तरह से जो गिरवी रखती है अपना, और इसी के बेसिस पे आरबीआई उसे लोन देता है। और कहीं ना कहीं जो फिर वापस कुछ समय के बाद जो बैंक है वापस कहीं ना कहीं जो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो खरीदती है, और वापस जो आरबीआई को लोन दिया है उसके साथ इंटरेस्ट सहित उसे लौटा देती हैं। अब देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो व्हाट विल इट डू, द क्या करती हैं, तो पहले है कि फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई और सेट इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करती है जो अभी 2 से 6 के बीच में रखा गया है। और कंपोजिशन प्रपोज्ड, तो कहने के 6 मेंबर होते हैं जो 3 गवर्नमेंट होते हैं और 3 आरबीआई होती है, जिसमें इंक्लूडिंग गवर्नर शामिल किया जाता है। अब देखते हैं हम अगली खबर पर, तुर्की ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर की चर्चा छेड़ी तो भारत ने दिखाया आईना। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान कश्मीर की चर्चा छेड़ते हुए वहां स्थायी शांति व संपन्नता की कामना की, तो भारत ने कुछ ही घंटों के बाद उसके विदेश मंत्री के समक्ष साइप्रस का मुद्दा उठाते हुए आईना दिखाया। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी व संप्रभुता के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच शांति व एकजुटता स्थापित नहीं हो सकी। तो ऐसा किसने कहा, तो तुर्की के राष्ट्रपति जो रेसेप तैयब एर्दोगन ने जो महासभा में कहा था संबोधन करते हुए। तो इसी में कहीं ना कहीं जो साइप्रस की बात की, तो साइप्रस विवाद क्या है, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1974 में हुई थी, जब ग्रीक सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद तुर्की ने उत्तरी क्षेत्र पर हमला बोल दिया था, और उसने पर्यटन के बीच मशहूर साइप्रस यानी जो उसके पर्यटन के बीच मशहूर साइप्रस के वरोशा शहर पर कब्जा कर लिया था। तुर्की ने अब भी वहां 35,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, और भारत बातचीत के जरिए तुर्की और साइप्रस के विवाद के निस्तारण की वकालत करता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेवलूत जो इसके तुर्की के विदेश मंत्री से कहीं ना कहीं जो इतर यानी यूएन जनरल असेंबली से इतर कहीं ना कहीं जो तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहीं ना कहीं जो जयशंकर जी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध, खाद्य सुरक्षा, G20 प्रतिक्रिया, वैश्विक व्यवस्था और गुट निरपेक्ष आंदोलन और साइप्रस समेत कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है और साइप्रस की लोकेशन को देखते हैं, तो ये साइप्रस यानी कौन से सी में अवस्थित है, तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में अवस्थित है। और यहाँ पर दिखाया कि यूनाइटेड नेशन बफर जोन्स और यूके सोवरेन बेस एरियाज, तो ये दिखाया हुआ कि किस इसकी लोकेशन कहाँ पर है। एक अन्य मैप हम देखते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये साइप्रस है, में कहीं ना कहीं जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, और ये कहीं का बफर जोन्स जो ग्रीन लाइन दिखाई हुई हैं, यूएन बफर जोन जो ग्रीन लाइन के थ्रू दिखाया हुआ है, और ये मेडिटेरियन सी में इसकी अवस्थित हो गई हैं। ये मेसोरिया प्लान्स अवस्थित हो गया है, एक क्रेनियन
कैनियंस माउंटेन्स, ये कर्पस माउंटेन्स अवस्थित हो गई हैं इसकी साइड, और ये ब्रिटिश सोवरेन बेस एरिया अवस्थित हो गया इधर, ये लार्नेका की खाड़ी, और ये ट्रोडोस माउंटेन्स जिसकी हम बात कर रहे थे ना, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस, जिसको रिकोनाइज्ड बाय द तुर्की ओनली। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो साइप्रस का विवाद था वो 1974 में जो उत्पन्न हुआ था। तो इस तरह से हमको साइप्रस की मैप को देखना था। इसी मैप में वही जो कैनियन रेंज को दिखाया हुआ है, ये रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस, ये ट्रूडोस माउंटेन्स, ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। इस तरह से आप इस मैप का और एनालिसिस कीजिएगा। अब देखते हैं हम नॉन अलाइंड मूवमेंट, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखने का प्रयास करते हैं। इसका ओरिजिन कब हुआ था? तो एट द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बांडुंग इंडोनेशिया 1955। इसका एम क्या था? टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और फर्स्ट NAM समिट कब हुई थी? तो सितंबर 1961 इन बेलग्रेड में। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो फाउंडिंग फादर से कौन है? तो भारत से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। घाना से कौन थे? और कहीं ना कहीं इंडोनेशिया से अहमद सुकर्नो। और इजिप्ट से कौन थे? तो नासिर। और यूगोस्लाविया से कौन थे? तो जोसेफ ब्रोज टिटो। कहीं ना कहीं ये फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मेंबर्स है कौन कितने हैं? तो 120 मेंबर्स स्टेट एंड 17 कंट्रीज प्लस 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होल्ड ऑन ऑब्जर्वर स्टेटस, द बिगेस्ट फोरम फॉर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन आफ्टर द विद इन द यूनाइटेड नेशंस। तो इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य यही था कि जैसे 1945 के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ, तो जिसमें कहीं ना कहीं एक गुट अमेरिका का था और दूसरा USSR का था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद से हाल ही में या जो मतलब उपनिवेश से निकली थी, तो कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाए ना USSR के जाए, यानी जो अपनी विदेश नीति उसको स्वतंत्र रखते हुए अपने जो विकास है उस पर मेन फोकस किया जाए। तो इसी को लेते हुए कहीं ना कहीं जो फाउंडिंग मेंबर्स है इन्होंने इसकी कल्पना की कि किस तरह से तो जो ये कंट्रीज है जो अभी हाल ही में उपनिवेशवाद से आज़ाद हुई है, जो स्वतंत्र हुई है, उनको ना तो मतलब अमेरिका के गुट में जाना है, ना मतलब पूंजीवाद के गुट में भी नहीं जाना है, और ना ही साम्यवादी में गुट में जाना है, और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखते हुए हमें अपने जो विकास है उनके मेन उद्देश्य अनुसार फोकस रखना है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो इसकी कल्पना की गई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। I2U2 ने आर्थिक साझेदारी प्रगाढ़ करने की जताई प्रतिबद्धता। तो GS2 से जोड़कर देख सकते हैं। तो 12 समेत 4 देशों के समूह I2U2 ने आर्थिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। समूह ने कृषि और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का जायजा लिया तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार संभावित परियोजनाओं की समीक्षा की। तो I2U2 में भारत के अलावा कौन है? तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात व अमेरिका शामिल है। तो इसके उद्देश्य क्या है? तो 6 क्षेत्र जैसे पानी, बिजली, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना, और इसे पश्चिम एशिया में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के समूह यानी क्वाड का प्रतिबिंब भी कहीं ना कहीं माना गया है। तो अब हम देखते हैं I2U2 के बारे में। ये I2U2 दिखाए हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं UAE, इजराइल, भारत और USA, यानी I का मतलब एक तो इजराइल हो गया और एक इंडिया हो गया, और U2 यानी U 2 बार U लिए, इसका मतलब एक बार UAE और एक USA, जिसमें उत्तरी अमेरिका से कौन हो गया? तो कहीं ना कहीं USA, और कहीं ना कहीं जो मध्य एशिया यानी जो पश्चिमी एशिया से कौन हो गया? तो कहीं ना कहीं UAE और इजराइल शामिल हो गए, और एशिया से भारत शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो क्वाड है उसी का कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिबिंब माना गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से जो अभी भूमध्य सागर में अपन साइप्रस की बात कर रहे थे, तो साइप्रस भी कहीं ना कहीं यहीं पर अवस्थित है। अब हम देखते हैं I2U2 के बारे में। तो सदस्य की बात कर ली हमने, भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका, और दूसरे नाम क्या है इसके? तो वेस्ट एशियन स्क्वाड इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत यानी इंडिया, इजराइल, UAE, अमेरिका। और 6 प्रमुख क्षेत्र कौन से? तो पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। गठन कब किया गया था? अक्टूबर 2021 में इसका गठन किया गया था। अक्टूबर 2021 में चारों देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो इस तरह से मैं I2U2 को देखना था।
सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्यरत 4 हस्तियों को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2030 को वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हासिल करने की दिशा में असाधारण योगदान करने वाले 4 लोगों, एक यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। वहीं भारत की राधिका बत्रा को ग्लोबल चेंज मेकर पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये है राधिका बत्रा जी, जिनकी हम बात करें, जिन्हें हाल ही में कौन सा, तो ग्लोबल चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण होता है। तो हम यहाँ पर जो सतत विकास लक्ष्य की बात की उनको देखते हैं। तो ये है सतत विकास लक्ष्य, जिसमें कहीं ना कहीं जो पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन एंड वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां है रिक्वायर्ड यानी रिड्यूस इनइक्वलिटीज, ग्यारहवां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बारहवां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तेरहवां है क्लाइमेट एक्शन, चौदह है लाइफ बिलो वाटर, पंद्रहवां है लाइफ ऑन लैंड, और 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, जिन्हें कहीं ना कहीं 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से हमको देखना है स्ट्रेटजी को। दक्षिण चीन सागर में अंडर वाटर ड्रोन तैनात करने की तैयारी में चीन। तो नई सैटेलाइट चित्रों ने संकेत दिया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन बड़े पैमाने पर अंडर वाटर ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर रहा है। और कहीं के जो एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हेनन द्वीप के सान्या नेवल बेस पर सैटेलाइट चित्र में दिखाई दिया है कि 2 बड़े आकार के चालक रहित अंडर वाटर वाहन हैं। भौगोलिक रूप से यह स्थल दक्षिण चीन सागर के पास है। तब हम दक्षिण चीन सागर को देखते हैं पहले। तो ये है दक्षिण चीन सागर, जिसमें कहीं के जो चाइनीज क्लेम लाइन, जो कहीं के चाइना है वो क्लेम करता है कि ये मेरा क्षेत्र है, और जहाँ कहीं के स्पार्ले आइलैंड्स, पार्शियल आइलैंड्स को लेकर विवाद होता रहता है। ये मलेशिया वाला क्षेत्र हो गया, ये ब्रुनेई वाला क्षेत्र हो गया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका क्षेत्र आता है जल क्षेत्र, उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना अपना हस्तक्षेप करता है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो इसी को लेते हुए कहीं ना कहीं विवाद बना रहता है इस क्षेत्र में। ये 9 डैश लाइन दिखाई हुई है, ईस्ट चाइना सी, ये ताइवान स्टेट, और ये ताइपे की राजधानी होगी, ये गांगझोउ, ये शंघाई, ये लाओस, हनोई जो वियतनाम की राजधानी, ये कंबोडिया, ये मलेशिया, ये ब्रुनेई, फिलीपींस, और ये मनीला इसकी राजधानी होगी। ये लुजोन स्टेट हो गई ताइवान और फिलीपींस के बीच में। जो पार्शियल और स्पार्ले आइलैंड है, क्या कहीं ना कहीं जो इन कंट्रीज के बीच में इसको लेकर विवाद होता रहता है। कहीं ना कहीं चाइना है यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की फिराक में रहता है। ये मैप दिखा है जिसमें साउथ चाइना सी, ये स्पार्ले आइलैंड, पार्शियल आइलैंड्स, ये फिलीपींस, मनीला, ब्रुनेई, मलेशिया, और ये कुलालमपुर, ये हो चिन मिन सिटी वियतनाम की, हनोई, ये हेनान हांगकांग। तो इसी क्षेत्र को लेकर विवाद होता है। यहाँ कहीं कहीं 9 डैश लाइन है। तो इस मैप पे दिखा हुआ कि ये साउथ चाइना सी को लेकर विवाद हुआ है। कहीं ना कहीं अभी यहीं पर जो ड्रोन है अंडर वाटर ड्रोन चाइना तैनात करने की फिराक में। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी एक मेन रूट है, जिसमें कहीं ना कहीं जो मलक्का स्टेट है वहाँ से कहीं ना कहीं जो व्यापार है, विदेशी जो व्यापार है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिससे कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ साउथ चाइना सी का आधिपत्य जमता है। तो जिससे कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन के जो नियम है समुद्रों को लेकर, तो उन नियमों का एक तरह से उल्लंघन होगा। दूसरा है कि यहाँ पर जो देश है उनके जो हित है वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी क्षेत्र आता है इस जल क्षेत्र के अंदर, जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कंटिजियस जोन है। तो कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन होगा। और इस साउथ चाइना सी इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो इसका मेन मकसद है कि कहीं ना कहीं यहाँ जो खनिज संपदा से संपन्न है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस, तेल के भंडार भरपूर मात्रा में, तो इसी को लेकर चाइना अपना यहाँ पर एक तरह से आधिपत्य जमाने की फिराक में रहता है। तो इसी से लेकर यहाँ विवाद बनते रहते हैं। अब देखते हैं हम, नेपाल की राष्ट्रपति ने नागरिकता बिल को मंजूरी देने से किया इनकार। तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इससे नेपाल में संवैधानिक संकट गहराने के आसार पैदा हो गए हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यदि संसद दोनों सदन किसी विधेयक को दोबारा पास कर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह 15 दिन के अंदर मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। संविधान और कहीं के जो राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार लालू
बाबू यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने यह कदम संविधान की रक्षा के लिए उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 61(4) के तहत राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य संविधान का पालन करना है और उसकी रक्षा करना है, और इसका अर्थ संविधान के सभी अनुच्छेदों की रक्षा करना। केवल अनुच्छेद 113 को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक दायित्व पूरा नहीं किया। हालांकि अनुच्छेद 113(2) के तहत यह विधेयक को मंजूरी देने के बाध्य हैं। यह विधेयक संविधान के भाग 2 के प्रावधानों का पालन नहीं करता। यह महिला के साथ मतलब उनके संग भेदभाव करते हैं। इसमें प्रांतीय पहचान के साथ एकल संघीय नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और राष्ट्रपति ने असहमति जताते हुए कहा कि विधेयक अनुच्छेद 11(6) के तहत प्राकृतिक नागरिकता के प्रावधान के अनुसार बारे में मौन है, और संघीय कानून के अनुसार यदि विदेशी महिला नेपाली नागरिक से विवाह करती हैं तो उसे नेपाल की प्राकृतिक नागरिकता मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मेन है, अब हम क्यों इस खबर को देख रहे हैं, तो मेन हमारा जो उद्देश्य होता है वो यहीं से शुरू होता है कि विदेशी महिला नेपाली नागरिक से विवाह करती हैं तो उसे नेपाल की प्राकृतिक नागरिकता मिल जाती है। तो इसी को देखते हुए संशोधन लाया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अभी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। तो जिससे कहीं ना कहीं जो मधेशी जो भारतीय निवासी वहाँ रहते हैं नेपाल के तराई क्षेत्र में, तो उनको क्या मधेशी कहा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो नेपाल है और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। तो कहीं ना कहीं वही उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो नागरिकता है, अब मान लीजिए कि नेपाल है, भारत के बीच में शादी विवाह होगा तो कहीं ना कहीं फिर उनकी नागरिकता से संबंधित प्रश्न खड़े होने लग जाएंगे। तो इसी को देखते हैं कहीं ना कहीं एक तो हमारा पड़ोसी देश भी है और दूसरा है कि जो इसकी नीतियाँ हैं किस तरह से भारत को प्रभावित करेगी। अब हम नेपाल के मैप को देखते हैं। तो ये नेपाल का मैप दिखा है जिसमें कहीं ना कहीं चाइना है, ये भारत है, और ये कर्णाली रिवर्स, और ये महाभारत रेंज आ गई है, काठमांडू, ये कोशी रिवर जिसे फिर बिहार में शोक मतलब बाढ़ आती है जिसे कहीं ना कहीं बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये माउंट एवरेस्ट, ये कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है, ये अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरी तरह से हिमालय क्षेत्र हैं ये। तो ये इस तरह से इसके बीचों में से नदियाँ निकल रही है, गंडकी रिवर्स, ये नेपाल का अन्य मैप जिसमें ये हिमालय दिखा हुआ है, ये हाई माउंटेन्स, ये अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मानसोलू, ये माउंट एवरेस्ट की हमने बात की है, मकालू, और ये कंचनजंगा आ गई है। और कहीं ना कहीं ये महाभारत, द मिडल माउंटेन्स और लेजर हिमालय, ये काठमांडू, ये चूरिया हिल्स, शिवालिक हिल्स, ये तराई क्षेत्र जहाँ कहीं ना कहीं जो भारतीय मूल के निवासी बसते हैं उनको मधेशी कहा जाता है, जिसको कहीं ना कहीं लेकर कहीं ना कहीं जो नागरिकता को लेकर विवाद खड़े हुए हैं। ये इंडो गंगेटिक प्लान्स, और ये एक अन्य मैप है जिसमें कहीं ना कहीं ये नेपाल है, ये हिमालय, और ये अन्नपूर्णा की बात कर ली हमने, ये सागर माता नेशनल पार्क, माउंट एवरेस्ट, ये भगतपुर, धरान बाजार, ये विराटनगर, ये कोशी नदी, ये तराई वाला क्षेत्र हो गया है। काठमांडू की बात हमने बात की है अभी, ये लुम्बिनी, और ये नारायणी रिवर्स, ये तराई क्षेत्र, ये काली रिवर्स, ये रॉयल बर्डिया नेशनल पार्क्स, ये नेपालगंज है, तो ये रारा नेशनल पार्क्स। तो इस तरह से आप नेपाल की मैप का एनालिसिस कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। गिद्धों की संख्या बढ़ाने को मशीन के जरिए निकाले जाएंगे चूजे। तो जीएसटी इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंजर्वेशन से जोड़कर देख सकते हैं। तो प्राकृतिक स्वच्छता कर्मी कहे जाने वाले गिद्धों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गिद्धों की संख्या घटने से चिंतित वन एवं पर्यावरण विभाग ने अब इनके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास शुरू किए हैं। देश में 8 गिद्ध प्रजनन केंद्रों में से 4 में इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की गई है। इनमें भोपाल का केंद्र चौथा है, बाकी के 3 केंद्र हरियाणा के पिंजारे, बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व के राजबटखोआ और ओडिशा के नंदन कानून जूलॉजिकल पार्क में है। और गिद्धों के अब ये जो कृत्रिम विधि से अंडे को सोते हैं यानी को सेते हैं, तो अब क्या मुश्किल या चुनौती क्या थी, तो कहीं के जो गिद्ध के पंजे हैं कठोर होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंडे टक्कर लगने से टूट जाते थे, और तापमान में असामान्य उतार चढ़ाव भी इनके खराब होने का कारण बनता था। और मशीन इसके लिए काफ़ी उपयोगी है। एक गिद्ध एक वर्ष में 1 अंडा देता है। यदि उस अंडे को उसके पास से हटा दिया जाए तो वह मानता है कि उसका अंडा खराब हो गया है, और इस स्थिति में वह एक ही वर्ष में भीतर दूसरा अंडा देता है। और यह तरीका गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो गिद्धों का प्रजनन काल
अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, जो ठंड का समय होता है, और निर्धारित 36 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करने के लिए इंक्यूबेटर की मदद ली जाती है। तब हम गिद्धों के बारे में देखते हैं एक बार। तो इंडियन वल्चर्स, द इंडियन वल्चर्स is an old world vulture native to India, Pakistan and Nepal. It has been listed as critically endangered on the IUCN Red List since 2002 as the populationary जो सर्वली डिक्लाइन, तो यानी कि जो इनकी संख्या है वो निरंतर घटती जा रही थी। तो इसी को देखते हुए IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इंडियन वल्चर कंजर्वेशन स्टेटस दिखाया हुआ है कि एक्सटेंड, फिर कहीं का जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की हम बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट कंसर्न नियर थ्रेटन वल्नरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्सटेंड एक्सटेंड इन द वाइल्ड और एक्सटेंड। अभी हम इसकी सारणी को देखेंगे, इसकी कंजर्वेशन स्टेटस। पहले हम यहाँ देख लेते इसके किंगडम कौन सा है, तो एनिमिलिया, फाइलम, क्लासेस कौन से, इनकी ऑर्डर कौन सा है, फैमिली किसका है, तो जीनस कौन सा है, तो साइपस, स्पेसीज जी इंडिसिस। तो ये इसकी लोकेशन दिखाई हुई है। तो ये इंडिसियस कहीं के जो भारत है उसके जो गुजरात वाला क्षेत्र है, कुछ महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान वाला क्षेत्र है, कुछ पश्चिमी घाट है, वहाँ पर दिखाया हुआ है इनकी लोकेशन को। तो इस तरह से हमको इसको मैप को भी देखना है। इसकी पिक्चर दिखा रखे हैं। और इसको खतरा कहाँ से था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो पॉइजनिंग होता है, यानी जो ये जीव जंतु को खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर रासायनिक तत्व आने से कहीं ना कहीं इनके भी जो अंदर है रासायनिक तत्व इंटर कर गए, और जिससे कहीं ना कहीं इनकी जो संख्या है वो निरंतर घटने लगी। नॉट, अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे जो स्टेटस है तो कौन सा है, तो एक तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो नॉट एवेल्युएटेड, डाटा डिफिशिएंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। तो ये सारणी ही हमें याद रखनी, क्योंकि कोई भी चीता आता है या कोई भी जीव आता है तो हमें सबसे पहले उसकी IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस पूछा जाता है कि जो उसका स्टेटस कौन सा है। तो इस तरह से हमको इसको सारणी को देखना है। अब हम फूड चेन को देखते हैं एक बार। तो फूड चेन, आहार श्रृंखला, फूड वेब एंड फूड पिरामिड। तो कहीं ना कहीं जैसे हम बात करें तो गिद्ध की, तो किस तरह से जो ये फूड चेन में इसकी स्थिति है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आता है ऑटोट्रोपिक, सुपोषित जीव। या ट्रॉपिक लेवल कौन सा आता है, तो पहला होता है, यानी ये एक तरह से उत्पादक होते हैं, यानी जो सनलाइट आती है उसके में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करके कहीं ना कहीं भोजन बनाते। फिर कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिक लेवल 2 आता है, जिसमें कहीं ना कहीं टिड्डे है, ये घास है जो उनको खाते हैं, यानी ये हर्बिवोरस हो गए, यानी शाक बक्षी। फिर आते हैं प्रथम मांसाहारी यानी फर्स्ट कार्निवोर्स, जो कहीं ना कहीं जो टिड्डों को खाएगा, और टिड्डा यानी जो ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया, 3 हो गया। और फिर उसके बाद आता है हाई कार्निवोरस, जो उच्च मांसाहारी है, जो ट्रॉपिक लेवल 4 में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक स्नैक दिखाया हुआ है। और फिर टॉप कार्निवोरस यानी सर्वोच्च मांसाहारी, जिसमें ट्रॉपिक लेवल 5 है। तो कहीं ना कहीं जो गिद्ध है। तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए कि घास है, फूस है, मान लीजिए इनमें अगर हम ज़्यादा रासायनिक तत्वों का छिड़काव करेंगे या ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं टिड्डे खाएंगे, टिड्डे में जाएगा वो केमिकल तत्व, फिर वो मेंढक में जाएगा, मेंढक से स्नेक्स में जाएगा, और स्नेक्स से कहीं ना कहीं गिद्धों में जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो इनकी संरचना है, स्वास्थ्य की संरचना वो बिगड़ने लग जाती है, जिससे कहीं ना कहीं इनकी संख्या धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी। तो इसी को देखते हुए जो IUCN ने उनको जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है। दूसरा है कि फूड चेन में आप इनको स्थिति को देखिए कि मान लीजिए अगर ये गिद्ध समाप्त हो जाते तो कहीं के स्नेक्स है उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लग जाएगी। अगर इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लग जाएगी तो ये ज़्यादा मेंढकों को खाएंगे, ज़्यादा मेंढकों को खाएंगे तो टिड्डों को खाने लग जाएंगे, और टिड्डे समाप्त हो गए तो कहीं के जो फसलें हैं उनमें कीड़े लगते हैं, उनको कौन खाएगा, तो कहीं के जो फसल को कीड़े बर्बाद कर देंगे। और अगर मान लीजिए सांप स्नेक ज़्यादा पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से खतरनाक साबित होगा। तो इसी तरह से हमें देखना है कि इसका महत्व क्या है। मान लीजिए गिद्धों की संख्या घट रही है तो घटने दो, इससे इंसान को क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि इनके घटने से जो परिस्थिति है या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर फूड चेन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है एक तरह से फूड, यानी बहुत सारी जो चेन है फूड चेनों को मिलाकर ही कहीं ना कहीं फूड वेब बनती है। अब यहाँ तो एक तरह से दिखाया हो कि आइडियली ये हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो गिद्ध है वो सांप को ही खाए, वो मेंढक को भी खा सकता था, टिड्डे को भी खा सकता था। तो इस तरह से जो फूड होती है, वेब होती है, उसमें कहीं ना जो फूड चेन है उसका एक तरह से मतलब विकल्प दर्शाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो टाइगर से वो दिखाए हुए हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, यानी जो फूड वेब ऑन लैंड, भूमि पर खाद्य जाल, जिसमें कहीं ना कहीं ये पौधे और काय, जीवाणु, इनको क्या कौन खाएगा, तो गिलहरी खाएगी,
डियर यानी मृग खाएगा, माउस खाएगा मतलब चूहा खाएगा, जेबरा खाएगा, फिर कहीं ना कहीं चूहे को बिल्ली खाएगी, और कहीं ना कहीं गिलहरी को लोमड़ी खाएगी। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर आते हैं। तो इस तरह से जब ये फिर इनको आखिरी में कौन खाएगा, तो टाइगर खाएगा। तो इस तरह से ये जो चेन है वो चलती रहती है। यहाँ पर दिखा हुआ एक तरह से जो फूड वेब इन वाटर, और ये फूड वेब कौन से हो गया, लैंड पे, और ये फूड वेब इन वाटर। कहीं पूछते हैं कि जो फूड वेब है उसके कितने टाइप होते हैं, तो एक लैंड की होती है और एक वाटर की, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन दिखाए हुए यानी पादप प्लवक। फिर उनको कौन खाएगा, तो प्राणी प्लवक खाएंगे यानी जो प्लैंक्टन्स खाएंगे। फिर छोटी मछलियाँ खाएगी उनको। फिर आखिरी में शार्क, और शार्कों को कौन खाएगी, तो समुद्री चिल्ली है या कोई इंसान इनका भोजन करता है। ये पिरामिड दिखाया वो बायोमास जीवाश्म यानी जीव बार का पिरामिड दिखा हुआ है, ग्रास, ये डीप, ये लाया। तो इस तरह से पिरामिड की मतलब वातावरण के लिए हेल्थी रहता है, क्योंकि जो घास है उनको ज़्यादा होना चाहिए, फिर मृग है यानी जो डियर है वो उससे कम होनी चाहिए, और लायन सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बैलेंस इकोलॉजी बात करते हैं उसकी है। तो बायोमास यूनिट ऑफ मास पर यूनिट एरियाज के दिखाया हुआ यहाँ पर पिक्चर। या पॉल्यूशन ऑफ फूड चेन, तो आहार श्रृंखला का प्रदूषण किस तरह से हुआ है, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो लेक से हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं खेतों में, तो उससे जो कहीं ना कहीं जो रासायनिक तत्व है वो जाते हुए कहाँ, तो लेक में चले जाते हैं। तो लेक में जो छोटे छोटे जीव जंतु उनको खाते हैं, फिर उनसे होते हुए बड़े जीवों में जाती है, फिर बड़े जीवों से मछली में जाती है, मछली से कहीं ना कहीं फिर जो मछली को सेवन करते हैं उनमें जाती हैं। तो इस तरह से जो ये पोल्यूशन है ये धीरे धीरे पूरी फूड चेन में फैल जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं जो फिर आगे चलकर कहीं ना कहीं एक तरह से जो जीव है, जीव जंतु, उनकी मृत्यु होने लग जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण या पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ने लग जाता है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। यूएन की पहल पर भारत और पाक के बीच बनी युद्ध विराम पर सहमति। तो भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई में आज ही संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। दोनों देशों ने युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद हुई थी, और इस युद्ध में पहली बार भारत पाकिस्तान की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात की, तो देखते हैं वो क्या है। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर से भारत पर कब्जे की नापाक कोशिश की थी किसने, पाकिस्तान ने। तो 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की थी। हजारों पाकिस्तानी लड़ाकों ने कश्मीरी बनकर घाटी में घुसपैठ की, और यही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह बना, और युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। तो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र दिखाया हुआ है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, या बाल्टिस्तान, ये गिलगिट, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को दिखाया हुआ है। ये जम्मू कश्मीर, ये कारगिल, ये जोजिला दर्रा, ये नुब्रा वैली, ये लद्दाख वाला क्षेत्र, ये अक्साई चीन, जहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये काराकोरम पास जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर वाले यानी लद्दाख, ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में बांट दिया गया था 2019 में। तो ये लद्दाख यूटी, ये काराकोरम दर्रा, ये सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ कहीं ना कहीं अभी हमने कल बात की थी कि जहाँ कहीं ना कहीं जो इंटरनेट आधारित जो सैटेलाइट सिस्टम है वो लगाया गया, ताकि जो आर्मी है वो हर मौसम में संचार व्यवस्था को बनाए रखे। ये सक्षम वैली को दिखाया हुआ, टेरिटरी सेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, ये वाकान कॉरिडोर, और यहीं से कहीं जो CPEC निकल रही हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाया हुआ जो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में है। और यहाँ पर कुछ क्लासेस अलोंग द LAC तो दिखाए हुए, तो आप इसे जरूर स्टडी करिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन पर पहली बार हुई थी चर्चा। तो 1599 में आज ही लंदन में 21 व्यापारियों की बैठक में भारत के साथ कारोबार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बारे में चर्चा की गई थी, और 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की नींव पड़ी, और 1608 में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन विलियम भारत आए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसकी स्थापना की गई। क्वीन एलिजाबेथ से कहीं ना ग्रांड चार्टर लिया ताकि कोई जो इंग्लैंड से यानी जो ब्रिटेन से कोई दूसरा व्यापार करने ना आ सके भारत से। एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड द ईस्ट इंडीज, टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट इन इंडिया और टेक्सटाइल सेंटर। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां के बारे में हमें छोटी सी जानकारी लेनी थी, क्योंकि कहीं मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते ही इसके बारे में। श्रीनिवास ने विदेश में भारतीयों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किए। तो भारतीय समाज सुधारक VS श्रीनिवास शास्त्री का जन्म चेन्नई में हुआ था। 1907 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी से जुड़े और 1 साल बाद कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1921 में श्रीनिवास इंपीरियल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने और विदेशों में बसे भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। और 1922 में उन्होंने
इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और 1930 में लंदन गोलमेज सम्मेलन में भी उपस्थित हुए। तब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, कहने के जो समाज सुधारक, जो मैथ्स में जो प्रश्न बनते हैं कि भारत में कौन से समाज सुधारक हुए, कब हुए, उन्होंने क्या कार्य किए, तो हम वहाँ पर इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा विश्लेषण है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम एक बार गूगल मैप को देखते हैं। ये गूगल मैप, अब हम देखते हैं साइप्रस वाले को, इस क्षेत्र को। तो ये अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी से हुए लाल सागर, और ये अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में कौन सी स्टेट आ गई, तो बाप अल मंडाब की स्टेट आ गई है। ये हनीस द्वीप समूह। फिर इस लाल सागर के बाद जो स्वेज कैनाल, ये पोर्ट सहित ये स्वेज कैनाल हो गई। और ये सिनाई प्रायद्वीप, और इसके अंदर कौन सी होगी, तो ग्रेटर बेटर लीग जेल अवस्थित है। फिर हम भूमध्य सागर में पहुंचते हैं, और भूमध्य सागर में ये रहा साइप्रस, जहाँ कहीं ना कहीं जो विवाद बना हुआ है टर्की के बीच में, ये साइप्रस का दिखाया हुआ क्षेत्र। और ये बीच में दिखाया हुआ बफर जोन, यूनाइटेड नेशन ने एक तरह से जो बफर जोन है, जो रेड ग्रीन कलर से हमने देखा था इमेज में। और ये तुर्की, अंकारा, और ये इस्तांबुल, ये एंटालिया, और ये कौन सी झील आ गई है यहाँ पर, तो वान झील है, जो कहाँ अवस्थित है, टर्की में। इसकी सीमा किस किस से लग रही है, तो सीरिया से, और इस साइड इराक से, ईरान से, आर्मीनिया से, जॉर्जिया से, और इस साइड कहीं ना कहीं ग्रीस से, बुल्गारिया से इसकी सीमा लग रही है। और इधर डार्डेनल्स स्टेट आ गई है, कौन से, मरमरा सी और एजेंस सी के बीच में, ये इस्तांबुल। इस्तांबुल जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कुस्तुनतिनिया। कुस्तुनतुनिया यानी जो इस्तांबुल है वहाँ का दिखाया हुआ है। ये इस्तांबुल का दिखाया हुआ कि इस्तांबुल का दृश्य कैसा दिखता है। तो अब हम हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।